Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. I am Jaya. First of all, very good evening. Yesterday I taught you chapter 3rd, Fiber to Fabric, but today I will teach you 3 chapters, chapter 4, 5 and 6, because these 3 chapters have no more to remember us. So I thought I will teach you all these 3 chapters in one video. In the last of the chapter, there is some important question, and that question is very important for you all. And one thing's more, in new NCERT book, Unit 6, chapter Changes Around Us is removed. But I will explain this because this chapter is very important and containing more concepts are there. Okay, and I have completed chapter 1 to 3. You can see this from my channel. So let's start chapter 4. Chapter 4 name Sorting Material in Group, वस्तुओं के समूह बनाना. ओके, आपको क्या लगता है हम कोई भी मटेरियल को ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं? जैसे मान लो बहुत सारे मेटल हैं तो हम उन्हें ग्रुप में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ऐसे मज़े के लिए नहीं, या फिर टाइम पास के लिए नहीं. हम मेटल का ग्रुप में इसलिए डिवाइड करते हैं जिससे हम उसे आसानी से पढ़ सकें. जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जितने भी ग्रुप हैं आपको उनकी प्रॉपर्टी पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर प्रॉपर्टी क्या होती है. अगर ग्रुपिंग नहीं करोगे तो सारे धातु से बाएं से दाएं जाने की प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, तो इस तरह से हम मेटल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिससे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से रीड. अगर हम मेटल्स को ग्रुप में डिवाइड नहीं करते हैं तो सारे मेटल्स को एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, और इस तरह से ग्रुप में बनाकर मेटल को पढ़ना आसान हो जाता है. जैसे अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का क्या क्या गुण होता है. ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पदार्थ के गुण में जैसे उनका अपीयरेंस, दिखावट कैसी होती है. लस्टर मीन्स पदार्थ में चमक कैसी होती है. हार्डनेस, उनके कठोरता के बारे में पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी, विलेयता के बारे में पढ़ेंगे. फ्लोटेशन, तैरने की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं कि कोई भी वस्तु किस तरह से दिखती है, ये तो होगी पदार्थ की दिखावट कि पदार्थ जो वो कैसा दिखता है. अगर हम लस्टर मीन्स उसके चमक की बात करते हैं, चलिए हम लस्टर को एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं. यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी है, गोल्ड है, सिल्वर है. ठीक है, यहाँ पर लकड़ी का कंपेयर गोल्ड से किया गया है कि लकड़ी में कोई चमक नहीं है. आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मेटल्स आर लस्टरस. जो धातु होता है उनमें क्या होती है, उनमें चमक होती है. आप खुद भी देखिए, अगर हम लकड़ी को सोने से कंपेयर करते हैं तो क्या लकड़ी में कोई शाइनिंग है? नहीं, लेकिन चमक किसमें है? सोने में है. तो सोना जो है वो धातु है और लकड़ी क्या है, वो अधातु है. अभी अधातु को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम धातु को क्लियर करते हैं जिससे आगे चल के पढ़ाया जाएगा. ये प्रॉपर्टी होगी कि मेटल्स आर लस्टरस, जो धातु होते हैं उनमें चमक होती है. बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, जो अधातु होते हैं उनमें कोई चमक नहीं होती. ठीक, यहाँ पे इसीलिए लकड़ी में कोई चमक नहीं है क्योंकि लकड़ी हमारा अधातु है, और गोल्ड है या फिर सिल्वर, इनमें चमक होती है. इसीलिए गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, धातु होते हैं. इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, क्या आपने पढ़ा है कि क्या आपने किसी एक्सेप्शन को पढ़ा है, कोई अपवाद इसके बारे में? जैसा मैंने आपको बताया कि अधातु में कोई चमक नहीं होती है, बट इसका एक अपवाद ये है कि जो आयोडीन होता है वह भी अधातु होता है, लेकिन आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है. ठीक है, तो आयोडीन अपवाद है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी उस पर चमक होती है. आयोडीन को छोड़कर किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है. चमक सिर्फ धातु में होती है, अधातु में चमक नहीं होती है. और अभी मैंने बताया चांदी क्या है, वो धातु है, लेकिन चांदी समय के साथ काली पड़ने लगती है. ऐसा देखा है ना आपने? ऐसा क्यों होता है? जो चांदी होती है वो काली क्यों पड़ जाती है?
क्योंकि चांदी जो है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे रिएक्शन करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चांदी काली पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे और भी धातु दिखाया गया है, जैसे कॉपर है, सिल्वर, आयरन, लोहा, गोल्ड, ये सारे धातु हैं और देखिए सारे लश्चरस है। ठीक, इन सब में क्या होती है, एक प्रकार की चमक पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ेंगे। पदार्थ जिनमें द्युति मीन्स होता है चमक, इस प्रकार की चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सारे क्या हैं, धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक, कुछ धातुएं अपना चमक खो देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन पर इसलिए होता है क्योंकि वो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए वो अपना चमक को खो देती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि चांदी भी धातु होते हुए भी वो अपना चमक खो देती है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से चांदी जो होती है वो क्रिया करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चांदी काली पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए जो Ag सिल्वर होता है वो वायुमंडल में उपस्थित H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है और उसके बाद में क्या बनाता है, AgTS मीन सिल्वर सल्फाइड, और H2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण आपके पास आयरन का है कि जो आयरन लोहा होता है उसमें भी रस्ट लग जाता है ना। कैसे लगता है? क्योंकि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन या फिर नमी से रिएक्शन करता है, उससे लोहे के ऊपर क्या होती है, जंग लग जाती है। अब इसके बाद और क्या यहाँ बात हो रहा है कि कुछ मटेरियल आसपास के हार्ड होते हैं, जैसे मूर्ति है, या फिर और कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसे कॉटन होता है। ठीक, तो हमारे आसपास दो टाइप्स के मटेरियल पाए जाते हैं, एक होता है हार्ड मटेरियल और दूसरा होता है क्या, सॉफ्ट मटेरियल। ठीक, अब यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा बताया गया है कि वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है उन्हें हम कोमल पदार्थ या फिर सॉफ्ट मैटर बोलते हैं, और जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कठोर पदार्थ। संपीड़ित का मतलब होता है उसे हम फोर्स लगा के दबा सकते हैं। जैसे अगर हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल को हम अगर फोर्स, जो हमारी रबर वाली बॉल होती है उसको हम प्रेस करेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ थोड़ी देर के लिए वो संपीड़ित हो सकता है, दब सकता है। लेकिन अगर वही हम ईंट या फिर पत्थर को लेते हैं, उसको हम कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे वह संपीड़ित नहीं होगा। इसीलिए जो बॉल है वो हमारा सॉफ्ट मैटर के कैटेगरी में आता है, और जो ईंट होता है वो हमारा हार्ड मैटर के कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पे अदर्स एग्जांपल दिए गए हैं बाय द फिगर। जैसे जो हमारा टेडी हो, कोई भी टॉय होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कॉटन है वो कैसा है, सॉफ्ट होता है। बट अगर हम किसी भी आइडल मूर्ति की बात करते हैं या फिर कोई स्टील के बर्तन हो गए, उन सब की बात करते हैं तो किस में आते हैं, वो सब हार्ड आइटम्स में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, विलेयता क्या होता है। अगर हम पानी में नमक को डालते हैं तो क्या होता है, आपने देखा है कि जो नमक होता है वो पूरी तरह पानी में घुल जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या फिर विलेन। ठीक, तो नमक कम मात्रा में होता है और पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो कम मात्रा वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं विलेय मीन सल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विलायक। ठीक, तो नमक कम है, नमक कम यूज़ करते हैं ना, तो नमक हमारे विलेय हो जाएगा, और पानी देखिए 1 गिलास यहाँ भरा हुआ है, इसलिए पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों के घुलने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, विलयन होता है। समझ में आया? विलेय और विलायक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। विलेय क्या होता है कि जो चीज़ें कम अमाउंट में यूज की जाती हैं वो हमारे विलेय होता है, और जो चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में यूज की जाती हैं वो क्या होता है, विलायक होता है। और दोनों के मिलने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो होता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया नमक और पानी का, कि नमक कम होता है तो नमक विलेय हो गया, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है तो पानी विलायक हो गया, और विलेय विलायक के मिलने से जो हमारा घोल प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसी से एक बात और निकल के आती है कि जब नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है तो पानी को हम ऊपर की तरफ से थोड़ा सा निकाल के टेस्ट करें या फिर नीचे की तरफ से निकाल के टेस्ट करें, पानी के चारों तरफ वह नमक पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक, तो नमक का टेस्ट पानी में आएगा। ठीक है, हम पानी का टेस्ट चाहे अप साइड से लेकर करें या फिर नीचे से लेकर करेंगे, लेकिन वो मुझे पानी कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि नमक पूरी तरह से पानी में घुल गया। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं क्या? होमोजूनियस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण। जब विलेय और विलायक पूरी तरह से घुल जाते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। बट अगर विलेय और विलायक पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, जो विलेय होता है वह सॉल्यूशन में नीचे पेनी में जाके बैठ जाता है, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, या फिर सिंपल भाषा में हम ये कह दें कि हम जब सॉल्यूशन जैसे नमक और पानी घुल गया, उसके बाद हम अगर पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से घुल गया है, तो इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे आप लोग स्टील के प्लेट में खाना खाते हो ना, तो आपको नहीं पता, तो जान लो कि जिस स्टील के प्लेट में हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? वहाँ आयरन, कार्बन, क्रोमियम होता है। उस स्टील में आयरन, कार्बन, क्रोमियम मिला हुआ होता है। लेकिन क्या आपको दिखता है कि कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे कॉपर है, सॉरी कहाँ पे क्रोमियम है? नहीं ना। क्या तुमने कभी ऐसा मम्मी से कहा कि मम्मी जो यहाँ पे चटनी रखी है वो वहाँ पे कार्बन है, या फिर जहाँ पे अचार रखा है वहाँ पे स्टील है? ऐसा तो नहीं कहा ना, क्योंकि जो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन है, क्रोमियम है और आयरन है, वो पूरी तरह से मिक्सचर के बाद जो प्राप्त होता है वो हमारा स्टील होता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रेत और पानी का मिश्रण, कि जब भी हम बालू को पानी में डालते हैं तो क्या बालू पूरी तरह से पानी में घुल जाता है? नहीं। इस केस में जो बालू है वो कम होता है, तो बालू हमारा क्या हो गया? सल्यूट हो गया, और जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया। मीन्स जो बालू है वो विलेय हो गया और जो पानी है वो क्या हो गया? विलायक हो गया। लेकिन जब विलेय और विलायक को हम मिलाते हैं तो क्या विलयन जो मुझे मिलता है उसमें बालू पूरी तरह से घुल जाता है पानी में? कभी नहीं। जो बालू होता है वो पेंदी में जाके बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन, निलंबन बोलते हैं। और जो यह सॉल्यूशन होता है इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, मीन्स विषमांगी मिश्रण। अतः सॉल्यूशन शब्द समांगी के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जो विलयन शब्द है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? समांगी के लिए। जब विलेय और विलायक पूरी तरह घुल जाता है तो उसे हम विलयन बोलते हैं। लेकिन जब विलेय और विलायक पूरी तरह से नहीं घुलता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? निलंबन बोल सकते हैं, विषमांगी मिश्रण बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया है कि जब हम साल्ट इन वाटर लेते हैं तो उसमें क्या है? पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है। नमक कम है उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे, सल्यूट। पानी ज़्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक, और ऐसे दूसरे बर्तन और जिस पूरे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। ठीक है, और इस तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे देखिए रेत और पानी का, इसमें पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो पानी हमारा सॉल्वेंट विलायक हो जाएगा, और बालू कम मात्रा में तो बालू हमारा क्या हो जाएगा? सल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद जो एक ग्लास भर के जो प्रोडक्ट मिला है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या होगा? निलंबन होगा। ठीक, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जल में ऑक्सीजन होता है तो आपका जवाब होगा हाँ, ज़रूर होता है, क्योंकि जलीय जीव बाहर आकर तो सांस लेते नहीं हैं ना। जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही ब्रीदिंग करते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए ऑक्सीजन अच्छे से जल में क्या होता है? विलेय होता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी मुझे बता रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने हेट्रोजीनियस भी बताया, उसी तरह कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड आपस में, दो लिक्विड को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कुछ कुछ लिक्विड मिल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हम ऑयल हमारा क्या होता है? वो भी लिक्विड होता है। वाटर हमारा वो भी लिक्विड होता है। ठीक है, अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या पानी में तेल पूरी तरह घुल जाता है? नहीं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल या फिर अमिश्रणीय बोलते हैं। और अगर हम एथेनॉल और वाटर को मिलाते हैं तो पूरी तरह से एथेनॉल पानी में घुल जाता है, इसे हम बोलते हैं मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल। यहाँ पे देखिए ऑयल वाटर जो है, अगर मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स किया है तो वहाँ पे तेल पूरी तरह से अप साइड में आ गया है, पानी नीचे की साइड हो गया। ठीक, तो ये दोनों क्या है?
इमिसिबल हैं, अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। लेकिन अगर हम एथेनॉल और वाटर की बात किए हैं तो देखिए एथेनॉल पूरी तरह से वाटर में क्या हो गया, मिल गया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मिसिबल। ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑयल और वाटर मैंने आपको मिला कर दे दिया और मैं आपसे बोलूं कि इससे आप अलग करिए, तो आप कैसे करेंगे? अगर मैंने ऑयल और वाटर को आपस में मिलाकर आपको सोल्यूशन दिया और बोला कि इसमें से ऑयल और वाटर को अलग करिए, तो इसको अलग करने का एक प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम दो अमिश्रणीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सेपरेटिंग फनल है। इसमें हम क्या अगर ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे और इसी के थ्रू ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इमिसिबल को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। और अगर मिसिबल लिक्विड होता है तो इसे अलग कैसे करेंगे? मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो इमिसिबल लिक्विड होता है उसे अलग करने के लिए हम ऐसे फनल, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। ठीक। और जो मिसिबल होता है उसे हम यूज़ करने के लिए देखिए ये प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। और सिंपल डिस्टिलेशन में जो टेम्परेचर, जब भी कोई टेम्परेचर 25 केल्विन से अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 25 केल्विन से कम रहेगा तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मीन्स आंशिक आसवन। जैसे पेट्रोलियम से डीजल को जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर जैसे अभी मैंने बताया एथेनॉल और वाटर उनका मिक्सचर जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन का, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जो एथेनॉल होता है उसका 55 टू 56 के आसपास होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। लेकिन जब पेट्रोलियम से डीजल या पेट्रोल प्राप्त करते हैं तो उसका टेम्परेचर 25 केल्विन से कम होता है, इसीलिए हम उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में, जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं होती हैं जो क्या होती हैं, पानी में डूब जाती हैं। ठीक है। तो कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, उसके लिए हम आपको फिगर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वाटर लेवल में जो फ्लोट, ये देखिए यहाँ पे जो कटोरी रखा है वो फ्लोट कर रहा है और कभी किसी प्रोसेस में क्या होता है, सिंक, डूब जाता है। ठीक है। तो अगर जब किसी वस्तु की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो उस पर तैरने लगती है वाटर लेवल पर। अगर वस्तु की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बराबर या इक्वल होती है तो देखिए यहाँ सस्पेंड हो जाती है। और अगर वस्तु की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है तो वह क्या हो जाती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है। ओके। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये सबने पढ़ा है। शीशा आपने बहुत तरह के देखे हैं। इस जब गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के आगे का जो शीशा होता है वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर शीशा पारदर्शी होता है तभी तो गाड़ी के सामने जो भी चीज़ें आती हैं हम उनको ईजिली देख पाते हैं। ठीक है। जिन वस्तुओं के शीशा, अगर कोई शीशा ऐसा है जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं पारदर्शी शीशा। ठीक है। और कुछ ऐसा होता है पारभासी, जिसके हम उस पार क्या होते हैं, बस महसूस करते हैं, पूरी तरह से साफ दिखता नहीं है, वो होता है पारभासी। और अपारदर्शी जो होता है जिसके उस पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, उसे बोलते हैं अपार। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया है। हार्ड वर्ड क्या है, इंसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, रफ, अपॉक, सोल्यूबल, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या, जैसे जब मैं अगर किसी स्टूडेंट के घर अगर गई, उसने मुझे चाय दिया और मिक्सचर दिया, तो मैंने कहा माय डियर मैं इसमें से बस मूंगफली खाऊंगी। क्या खाऊंगी? मूंगफली खाऊंगी।
तो वो क्या करती है, अपने हाथ से मूंगफली को उसमें से निकाल के मुझे देगी ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हस्तचयन या फिर हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। और बोलेगी लो मैम मूंगफली खा लो। हैंड पिकिंग के थ्रू वो मुझे क्या करेगी, उस नमकीन उस मिक्सचर में से मूंगफली को निकाल कर देगी। या फिर आपने अपनी माँ को चावल को साफ़ करते हुए देखा होगा, चावल से कंकड़ को निकालते हुए। तो माँ चावल से जो कंकड़ निकालती है, उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं क्या? हैंड पिकिंग। देखिए लिखा है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? जब भी खेतों से गेहूँ निकलता है तो उसमें क्या होता है, साथ में उसके डंठल भी होते हैं। तो गेहूँ से जो डंठल अलग करने का प्रोसेस होता है, उसमें क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक। इसके बाद एक है विनोइंग। विनोइंग देखिए यहाँ पे एक औरत है, वहाँ ध्यान के फ़ैन लगा के क्या कर रही है? विनोइंग कर रही है। विनोइंग में इस तरह से फ़ैन चलता रहता है, तो उसमें जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे देखिए ऐसे गिर जाते हैं, और जो इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उड़ के दूर चले जाते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। इसमें विंड का यूज किया जाता है। इसके बाद है आपका लास्ट में, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। यहाँ पे देखिए सीविंग हो रहा है। सीविंग जैसे आप लोग जब मॉर्निंग में चाय पी के आते हो ना, हाँ, तो चाय में जब चाय को छानते हो, ग्लास में तो सिर्फ चाय आती है। जो चाय छाननी होती है उसमें क्या आता है? उसमें चाय आ जाता है, चाय पत्ती आती है ना। इसे बोलते हैं सीविंग। मीन्स किसी भी चीज़ को छानने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं सीविंग। जैसे आटे को अलग करते हैं, तो उसमें जो चलनी से चालते हैं ना, जो हमारा फ्रेश आटा होता है वो नीचे आ जाता है बर्तन में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सीविंग। ये देखिए यहाँ पे आटा चाल के दिखाया गया है यहाँ पे, पोरिंग फ्लोर बाय सीविंग। और लास्ट में हमारे क्या आता है? ठीक है। एक और प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट सेपरेशन। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे कटोरी ये रखी है, इसमें आयरन और सल्फ़र क्या है? आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर रखा गया है। अगर मुझे इसमें से आयरन अलग करना हो, सल्फ़र अलग करना हो, तो इसको अगर हम हैंड पिकिंग के थ्रू करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होगा भी तो बहुत ही टाइम टेकन होगा। ठीक। तो जब भी आयरन का मिक्सचर किसी और अन्य मेटल्स के साथ होता है, उसके लिए सबसे ईजी प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखिए इस मिक्सचर में जब हम देखिए मैग्नेट को रखते हैं बीच में, तो मैग्नेट लगने से तुरंत इसमें जितने भी आयरन के एटम्स होते हैं वो इस मैग्नेट में चिपक जाते हैं। तो यहाँ से सारे एटम्स अलग हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमने मैग्नेट को रख लिया, आयरन को रख लिया, और ये हमारा सल्फर बच गया। ठीक है। तो जब मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं किस लिए? जब आयरन का मिक्सचर किसी अदर धातु के साथ होता है, तो वहाँ से इसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है क्या? अवसादन निस्तारण। ये क्या होता है? जैसे भी मैंने बताया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, कि जब हम पानी में रेत को डालते हैं तो जो बालू होता है वो नीचे बैठ जाता है। अगर मुझे उस प्रोडक्ट में से बालू और पानी को फिर से अलग करना होगा तो क्या करेंगे? पहले मैंने उस मिक्सचर को कुछ देर तक रख दिया उस किसी भी बर्तन में, बहुत कुछ देर बाद देखेंगे तो जो बालू होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो उस बालू जब नीचे बैठ जाएगा तो उस ग्लास को, उस बर्तन को ले जाकर धीरे से हम दूसरे बर्तन में क्या कर देंगे? पलट देंगे। और जो बालू होगा वो पहले वाले ग्लास में नीचे पेंदी में रह जाएगा और पानी दूसरे बर्तन में आ जाएगा। ठीक। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवसादन और निस्तारण। ठीक। क्या बोलते हैं इसे? अवसादन और निस्तारण, डिकैंटेशन एंड सुपरटेंट। इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है जिसे हम फनल के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, और जितने भी बालू का कण होंगे वो फ़िल्टर पेपर में आ जाएंगे। जो पानी होगा इस फनल के थ्रू दूसरे बर्तन में आ जाएगा। इसके बाद वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन किसी भी ताप पर होता है। इस पानी का भाप बनकर जो उड़ने की प्रक्रिया होती है उसे ही बोलते हैं वाष्पन। ठीक। वाष्पन से ही जो कपड़े हैं वो सूखते हैं, और समुद्र के पानी में जो नमक बनता है वो भी वाष्पन के ही थ्रू होता है। ठीक। पानी सारा वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो नमक होता है वो नीचे जमा रह जाता है। ठीक है। तो वाटर से क्या बनता है? वाटर वेपर बनता है, और इस तरह से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। अब देखिए कंडेंसेशन क्या होता है? जब भी आप किसी गर्म बर्तन पे उसको ढकते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अप साइड में वाटर के छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं, बूंद क्या लग जाते हैं। इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
तो वाटर के बूंद क्यों लगते हैं? क्योंकि देखिए बर्तन गर्म होता है, उसका पानी भाप जो है वो गर्म से बर्तन के तले, बर्तन तो क्या होता है जो जिससे हम बर्तन को ढकते हैं वो बर्तन ठंडा होता है और इसका भाप गर्म होता है, ठीक। तो ठंडे और गर्म से जो प्लेट से हम ढके हुए थे उसके ऊपर क्या लग जाता है, वाटर की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। अब लास्ट में चैप्टर 6 आता है, चेंजेस अराउंड अस। ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, बट इसमें बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में दिया गया है, पढ़ना है आपको। क्या, किसके बारे में? संकुचन और वाष्पन, ये सारी चीज़ें ना, प्रसार, एक्सपेंशन और इवेपोरेशन, ये बस 3-4 पॉइंट पढ़ने हैं। चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। ये चैप्टर 5 में एनसीईआरटी की बुक है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसमें सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है, बट प्रोसेस वही है। थ्रेसिंग है, देखिए यहाँ पे थ्रेसिंग है। एक है, देखिए निस्तापन कर रहा है, विनोइंग कर रही है हवा की दिशा में। जो इसके डस्ट पार्टिकल भूसा है देखिए वो उड़ के जा रहे हैं, और जो अनाज है वो कहाँ है, वो नीचे आपके इस स्टोर पर आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, निष्पावन या फिर विनोइंग। और दूसरा देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रेशिंग कर रहे हैं, ठीक। मतलब गेहूँ से जो डंठल होता है उसको अलग कर रहे हैं, पीट के इस तरह से निकाल रहे हैं। और इसके बाद आता है चालन। देखिए चालन से चलनी लेकर चालन कर रहे हैं, और जो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे वो चलनी में रह जाएंगे, और जो अच्छे वाले होंगे वो नीचे बर्तन में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और लास्ट है, इसे सीविंग कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग चाय छन्ने से चाय को छानते हैं, उस तरह से क्या करते हैं, बड़े बर्तन में अनाज को क्या कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है वो नीचे आ रही है, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस चलनी में ही रह जाएगा, छन्नी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे भी अवसादन निस्तारण बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे संग्रहण का प्रोसेस दिया गया है जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था। यहाँ पे एनसीईआरटी चैप्टर 5 भी फिनिश होता है आपका। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ किस तरह के परिवर्तन आते हैं, ये सारे परिवर्तन आप लोग इन सब के बारे में जानते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी मेटल्स होता है, मेटल को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है। और मेटल जब ठंडा होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मेटल्स को हीट देने पर वो एक्सपैंड करता है, ओके। और जब मेटल्स ठंडा होता है तो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पे चैप्टर ये भी एनसीईआरटी फिनिश होती है, ओके। अब इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।